हेलो। 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 यस सर। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर। ओके। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे रिजॉल्विंग पावर एंड रेले क्राइटेरियन। ठीक है। अभी तक की क्लास में हमने हमने पहले इंटरफेरेंस पढ़ लिया, डिफ्रैक्शन पढ़ लिया। अब डिफ्रैक्शन के बाद हम डिफ्रैक्शन जो ग्रेटिंग है, डिफ्रैक्शन में भी हमने सिंगल स्लिट पढ़ा है। ठीक है। सिंगल स्लिट के बाद आता है ग्रेटिंग। पर ग्रेटिंग को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिजॉल्विंग पावर एंड रेले क्राइटेरियन। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? जो वर्ड रिजॉल्विंग पावर यूज हुआ है उसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? प्रांजल सिंह, कोई भी, किसी को पता है रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आपका इंटरमीडिएट में। अंकित शर्मा। व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? सर रिजॉल्विंग पावर मतलब कि सेपरेट इमेजेस दो ऑब्जेक्ट की जो एक दूसरे के नजदीक दिखाई देती है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। रिजॉल्विंग पावर मतलब कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जो अ, दो ऑब्जेक्ट को क्लियरली रिजॉल्व करके आपको दिखा सके। और वो मतलब दो ऑब्जेक्ट जो मिनिमम जितना वो दिखा सकता है, मतलब मैक्सिमम जितना वो दिखा सकता है उनको रिजॉल्व करके, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। पर अब इसको इसको कैटेगराइज कैसे किया गया है रिजॉल्विंग पावर को? ये रेले क्राइटेरियन, एक रेले साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया, उसके ही ग्राउंड पे इसको कैटेगराइज किया गया। मतलब रिजॉल्विंग पावर कब कहेंगे? किसी इंस्ट्रूमेंट, जैसे दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, वो कितनी पास रखे हैं कि उनको इंस्ट्रूमेंट अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाए कि ये ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट ये है। तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम जो ओवरलैप है उसको रिजॉल्व करने के संदर्भ में रेले ने एक क्राइटेरिया दिया था। उसी को हम बोलते हैं रेले क्राइटेरियन। तो सबसे पहले रिजॉल्विंग पावर तो हम समझ गए, जैसे तुमने बताया कि दो ऑब्जेक्ट को क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लियरली डिस्टिंग्विश करने के लिए कि दो ऑब्जेक्ट है, दो जो आपस में थोड़ी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इसी को हम रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। ठीक है। रिजॉल्विंग पावर के लिए भी दो तरीके की जो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया रिजॉल्विंग पावर को भी। एक ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन और एक स्पेक्ट्रिकल, एक मिनट, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। दो, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन का है, क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं किसी लेंस की, मतलब कॉन्वेक्स कॉन्वेव लेंस, या मिरर की बात करते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्वेव मिरर की बात करते हैं, तो वहां पर जब हम यूज करते हैं वर्ड, तो वहां ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन होता है। ठीक है। क्योंकि वहां पर हमें दो ऑब्जेक्ट को देखना होता है। जो आपका टेलीस्कोप होता है या माइक्रोस्कोप होता है, उनसे हम क्या करते हैं? वहां पर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और उनको रिजॉल्व करके देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स, तीन ऑब्जेक्ट्स, चार ऑब्जेक्ट्स, उनको क्लियरली हम देखते हैं कि भाई हाँ, ये छोटा ऑब्जेक्ट हो गया या बहुत दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे टेलीस्कोप है, उससे बहुत दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और जब हम मतलब माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो उससे उसमें बहुत पास रखे हुए बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक मिनट होल्ड करना बेटा।
जरा एक कॉल आ रही है, मैं ले लेता हूँ। हेलो, यस मैम। मैम आज बृहस्पतिवार है ना? 2 क्लास। बृहस्पतिवार को फर्स्ट टाइम 10 बजे मेरी क्लास होती है। मेरी बृहस्पतिवार 10 बजे क्लास होती है और फ्राइडे को एक से दो क्लास होती है। 2 क्लासेस हैं मेरी। मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ, वैसे मेरी क्लास है मुझे जहां तक पता है, क्योंकि अभी तक तो मैं बृहस्पतिवार नहीं, फ्राइडे तो मतलब बृहस्पतिवार मेरा टाइम टेबल में भी आप चेक कर लो, टाइम टेबल में भी मेरी बृहस्पतिवार ही लगी है 10 से 11 और 1 से 2। ठीक है, मैं लेता हूँ। हाँ तो 10 से 11-15 से होगी ना आपकी। मैं मेरी क्लास चल रही है, मैं बात करता हूँ बाद में। हाँ करता हूँ मैं आपको कॉल बात। ओके। हाँ तो हम कहाँ पर थे? रिजॉल्विंग पावर, ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन एंड स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। तो ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन आपको समझ में आ गया ना? जब हम कभी भी जैसे टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में लेंस यूज होते हैं, जो आपके कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस यूज होते हैं, ठीक है। और तो मतलब जब भी हम जहां पर भी ये लेंसेज यूज हो रहे हैं वहां पर हम ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन बोलते हैं। और स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन क्या होता है? स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन जैसे अभी हम ग्रेटिंग पढ़ेंगे, ग्रेटिंग। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पर हम वेवलेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि लाइट जो है 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, तो जब इन 7 कलर्स को अलग अलग सेपरेट करने की बात आती है, जब इन 7 वेवलेंथ्स को आइडेंटिफाई करने की बात आती है कि भाई इस लाइट में कितनी वेवलेंथ्स हैं, इस लाइट में कितने टाइप का कलर, कितने टाइप के मतलब फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ इन्वॉल्व है, या वेवलेंथ की जो वेव्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, तब हम क्या करते हैं? स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की बात करते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं? कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए गए हैं, कुछ डिजाइन किए गए हैं जहां पर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो अलग अलग वेवलेंथ को आइडेंटिफाई कर देता है कि भाई इस लाइट में इतने इतने वेवलेंथ है। फॉर एग्जांपल आपको एक जैसे आपने प्रिज्म यूज किया है, अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 फिगर दिखाए थे, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं वो फिगर। ये देखिए, यहां पर एक ग्रेटिंग है और एक प्रिज्म बना हुआ है। तो अब ये ग्रेटिंग से क्या हो रहा है? जो व्हाइट लाइट आ रही है वो ग्रेटिंग की वजह से, बेंडिंग होने की वजह से क्या है, इस व्हाइट लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ थे, पर जब ये व्हाइट लाइट इस ग्रेटिंग से पास हुई तो ये क्या है, अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गई, 7 कलर्स में टूट गई। तो यहां पर क्या है, ये जो आपको कलर्स देखिए स्क्रीन पर, ये अलग अलग कलर रिजॉल्व हो गए। एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस ग्रेटिंग ने इन कलर को दिखा दिया है, अलग अलग डिस्पर्स कर दिया है, जिससे आप इन कलर को देख सकते हो, ठीक है। ईच वेवलेंथ को अलग एंगल पे डिफ्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से आप इन कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो क्लियरली। सिमिलरली प्रिज्म में भी यही हुआ है, व्हाइट लाइट आई है और वो व्हाइट लाइट जैसे पास हो रही है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ है, ये अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गए हैं। तो यहां पर भी हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट है हमारी लैब में, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म। तो वहां पर भी हम प्रिज्म और ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर निकालते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई रिजॉल्विंग पावर की। रिजॉल्विंग पावर मतलब आप अब ये तो समझ गए होंगे कि रिजॉल्विंग पावर किस संदर्भ में बात हो रही है। किसी चीज को अब कितना ज्यादा बेंड कर दे रही है, ये ग्रेटिंग जितने ज्यादा बेंड करेगी उतना ज्यादा रिजॉल्व कर सकती है। ये इसका बेंडिंग जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये रिजॉल्व कर सकती है। उसी तरीके से ये प्रिज्म है, ये जितना ज्यादा एंगल पे, ये जो यहां पर लाइट बेंड हो रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, फिर अलग अलग एंगल्स में बेंड हो जा रही है, तो जितने ज्यादा एंगल्स पे बेंड हो रही है या आप रिफ्रैक्ट हो रही है, उतना ज्यादा इसका रिजॉल्विंग पावर होगा। उसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला डराइव होता है। ग्रेटिंग के लिए भी अलग फॉर्मूला है रिजॉल्विंग पावर का,
और उसी तरीके से प्रिज्म के लिए अलग फॉर्मूला है रिजॉल्विंग पावर का और वो डिराइव किया गया है। ठीक है, तो अभी रिजॉल्विंग पावर तो आपको समझ में आ रहा है, रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है कहने का, सबको समझ में आ गया रिजॉल्विंग पावर का। अभी इसमें कोई किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी, मतलब जो अभी रिजॉल्विंग पावर की डिफिनीशन बताई गई है इसमें कहीं किसी को कोई डाउट हो तो। प्रीति गुप्ता, हेलो, आपको आपको रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? जितेंद्र, नहीं है। दीपक, व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? सर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की दो मतलब चीजों को अलग अलग देखने की कैपेसिटी। हाँ, और ज्योमेट्रिकल किसके लिए यूज करते हैं हम, ज्योमेट्रिकल रिजॉल्विंग पावर किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मतलब ये जैसे दूरबीन होती है। हाँ, जहां पर भी लेंसेज की बात होती है या मिरर्स की बात होती है वहां पर हम ज्योमेट्रिकल रिजॉल्विंग पावर बोल देते हैं, और जहां पर भी हम स्पेक्ट्रल, जहां पर भी वेवलेंथ की बात होती है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट की बात होती है, वहां पर हम स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं, हम चलते हैं किस पे, आपका रेले क्राइटेरियन पे। व्हाट इज रेले क्राइटेरियन? ठीक है, अब रेले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, नॉर्मली क्या होता है जब आप ग्रेटिंग यूज करते हो तो वहां ग्रेटिंग, जैसे अभी आपने सिंगल स्लिट यूज किया, सिंगल स्लिट में आपको एक इंटेंसिटी पैटर्न मिला होगा, आपने अभी हमने पढ़ा भी, कुछ इस तरीके का इंटेंसिटी पैटर्न मिला था, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये कुछ इस तरह का इंटेंसिटी पैटर्न मिला है, यहां स्क्रीन पे मैंने दिखाया हुआ, सिंगल स्लिट है और कुछ स्क्रीन पे इस तरीके से ये सेंटर में ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से फ्रिंजेस मिल रही हैं। ठीक है, तो अब ये तो अभी एक सिंगल पैटर्न की बात थी डिफ्रेक्शन पैटर्न की, पर इसी में मल्टीपल हो, बहुत सारे डिफ्रेक्शन पैटर्न्स हो जो आपस में सुपर इंपोज हो, मतलब कुछ इस तरीके का इमेज आप विजुलाइज कर सकते हो। यहां देखिए दो पैटर्न है डिफ्रेक्शन पैटर्न, एक ये है और ये एक ये है, और ये दोनों आपस में सुपर इंपोज है। ठीक है, ये आपस में क्या है, सुपर इंपोज है। तो रेले क्या कहते हैं, टू सोर्स आर रिजॉल्वेबल बाई एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन डिफ्रेक्शन पैटर्न, सेंट्रल मैक्सिमम किसे कहते हैं, ये जो सेंट्रल जो फ्रिंज है, इसका जो ब्राइट फ्रिंज आती है यहां पर सेंट्रल, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। ये जो पीक आ रही है दैट इज सेंट्रल मैक्सिमम, और ये मिनिमा है इसका, फर्स्ट मिनिमा। यहां पर दो वर्ड यूज किए हैं, एक सेंट्रल मैक्सिमम, एक फर्स्ट मिनिमा। तो ये सेंटर वाला जो इंटेंसिटी है, जो हाई इंटेंसिटी है, दैट इज सेंट्रल मैक्सिमम, और ये जो डिप आ रहा है दैट इज मिनिमा। ठीक है, फर्स्ट मिनिमम। इसी तरीके से ये जो इंटेंसिटी पैटर्न है इसमें ये सेंट्रल मैक्सिमम है और ये फर्स्ट मिनिमा है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट क्या था रेले का, टू सोर्सेज आर रिजॉल्वेबल बाई एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन डिफ्रेक्शन पैटर्न्स फॉल ओवर द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द अदर डिफ्रेक्शन पैटर्न। ठीक है, जब पहले का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे के फर्स्ट मिनिमम पे फॉल करता है, यहां पर आप देख सकते हो ये सेंट्रल मैक्सिमम है और यहां ये फर्स्ट मिनिमम है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फॉल कर रहे हैं। यहां पर आप ये देख सकते हो, ये मैंने एक लाइन खींची हुई है, आप यहां देख सकते हो ये एक दूसरे के ऊपर, मतलब जो फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमम है वो जो है आपका, जो दूसरे डिफ्रेक्शन पैटर्न है उसका फर्स्ट मिनिमम है, उसको ओवरलैप कर रहा है। इसी तरीके से यहां पर भी देखिए, दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमम पहले के फर्स्ट मिनिमम से ओवरलैप कर रहा है। देन इस कंडीशन को रिजॉल्वेबल कहते हैं, मतलब इस कंडीशन पे जो ऑब्जेक्ट है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, वो रिजॉल्वेबल मानी जाएंगी। ये रेले ने क्राइटेरिया दिया था कि अगर दो स्पेक्ट्रल लाइन की बात कर रहे हैं तो वो कब रिजॉल्वेबल मानी जाएंगी, उसके लिए उसने क्राइटेरिया दिया था कि अगर एक डिफ्लेक्शन पैटर्न का मैक्सिमा दूसरे डिफ्लेक्शन पैटर्न के मिनिमा को ओवरलैप करता है, और उसी तरीके से
दूसरे का मैक्सिमा पहले के मिनिमा को ओवरलैप करता है, इस कंडीशन पर वो दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस आपस में रिजॉल्वेबल मानी जाएंगी। और उस कंडीशन पे जो आप इंस्ट्रूमेंट का पावर निकालोगे, दैट इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ये रेले ने क्राइटेरिया दिया था, ठीक है। उसके तीन क्राइटेरिया थे, उस पर भी हम आ रहे हैं इसके बाद। तो रेले के इस क्राइटेरिया, जो ये यहां पर जो मेन क्राइटेरिया था जिसपे रिजॉल्विंग पावर आप निकाल सकते हो इंस्ट्रूमेंट की, उस कंडीशन पर साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, दैट इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। अब क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो दो डिफ्रेक्शन लाइन है, उससे आपके आप यहां पर इसको कह सकते हो स्लिट कह सकते हो, ये दो स्लिट्स हैं या जो भी दो, इनके बीच की डिस्टेंस है ए, ठीक है। और इन दोनों जो डिफ्रेक्शन पैटर्न है, इससे इस पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। तो इनको यूज करते हुए यहां पर इसका रिजॉल्विंग पावर निकाला गया साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। पर ये जो थीटा होता है ये बहुत कम होता है, तो इसको इन्होंने ये भी लिखा है, इसको मतलब जो एक्सपेरिमेंटली जो निकाला इन्होंने सॉल्व करके, तो थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई ए, ये एक फॉर्मूला आया है जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन के लिए लोग यूज करते हैं। नॉर्मली स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो रेले ने तीन क्राइटेरिया दिए थे उनकी बात करेंगे। ये देखिए यहां पर फिगर बने हुए हैं इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, दोनों कंडीशन पे रेले का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। यहां पर आप देख रखे हो, यहां पर ये केस 1, केस 2, केस 3 दिए हुए हैं, ठीक है। और केस जो रेले का क्राइटेरिया है, या जो रेले क्राइटेरिया फॉर रिजॉल्व्ड स्पेक्ट्रल लाइंस है, वो ये है, जो जिसको हम बोल रहे हैं केस 1, ठीक है। यहां पर हम मानते हैं कि यहां पर जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन है वो जस्ट रिजॉल्व्ड है, मतलब यहां पर ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर निकाला जाता है इस कंडीशन पे, ठीक है। तो अब ये रेले के तीनों केसेस क्या है, इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये पहला डिफ्रेक्शन पैटर्न है और ये दूसरा डिफ्रेक्शन पैटर्न है। लैम्डा 1 जो है, यहां पर लैम्डा 1 जो मेंशन किया है वो फर्स्ट डिफ्रेक्शन पैटर्न है, और जो लैम्डा 2 मेंशन किया है वो सेकेंड डिफ्रेक्शन पैटर्न है। और अगर आप इसको इंटेंसिटी के टर्म में बात करो, तो यहां पर नीचे इसके करस्पॉन्डिंग नीचे इंटेंसिटी के टर्म में दिखाया हुआ है कि ये दो ब्राइट स्पॉट्स हैं जो पहली इमेज में बिल्कुल अलग अलग हैं, दो सर्किल बने हुए हैं जो बिल्कुल अलग अलग हैं, दूसरी इमेज में ये थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर रहे हैं, और तीसरी इमेज में ये सुपर इंपोज कर गए एक दूसरे के ऊपर। इसी तरीके से यहाँ स्पेक्ट्रल लाइन में अगर देखो तो ये जो लैम्डा 1 है ये क्लियरली एकदम अलग है, और लैम्डा 2 क्लियरली एकदम अलग है, और इस मतलब इसमें बिल्कुल ही अलग है, इसमें थोड़ा बहुत भी ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये केस जो है ये एकदम रिजॉल्व का केस है, मतलब यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर आप इंस्ट्रूमेंट में देख रहे हो, बड़े आसानी से इंस्ट्रूमेंट आपको इन दोनों चीजों को अलग अलग करके दिखा रहा है, यहां तो दिक्कत ही नहीं है। जब इंस्ट्रूमेंट अभी क्या है कि ये जो लैम्डा 1 है लैम्डा 2 है, ये इस तरीके से है कि लैम्डा 1 का सेंट्रल मैक्सिमा जो लैम्डा 2 का मिनिमा फर्स्ट मिनिमा है उससे ओवरलैप कर रहा है। इसी तरीके से लैम्डा 2 का जो मैक्सिमा है वो लैम्डा 1 के मिनिमा से ओवरलैप कर रहा है। तो इस केस को उन्होंने बोला जस्ट रिजॉल्व, और इस केस में ही उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर निकाली गई है, ठीक है। थर्ड केस क्या है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इस तरीके से सुपर इंपोज कर रहे हैं कि जो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका रिजल्टेंट ड्रॉ किया गया है, उसका सुपर इंपोजिशन करके जो रिजल्टेंट ड्रॉ किया गया, वहां पर कोई डिप नहीं बन रहा। जैसे यहां पर जस्ट रिजॉल्व वाले केस में यहां पर एक डिप बनता है, यहां पर ऐसा कोई डिप भी नहीं बन रहा है। तो ये नॉट रिजॉल्व का केस है। यहां पर मतलब जो आपके दोनों डिफ्रेक्शन पैटर्न है वो बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं है, इंस्ट्रूमेंट उनको रिजॉल्व करने की क्षमता ही नहीं है। तो दिस इज द केस ऑफ नॉट रिजॉल्व, मतलब आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, अगर वहां पर इस तरह की इमेज आ रही है तो उसकी रिजॉल्विंग पावर नहीं है इसको डायग्नोज, मतलब इसको आइडेंटिफाई करने की। ये जो बीच वाला केस है जिसको केस 1 बोल रहे हैं यहां पर, दिस इज द केस ऑफ जस्ट रिजॉल्व, और इसी के लिए हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर निकालते हैं। अब हम इसका स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं। केस 1 का स्टेटमेंट क्या है, केस 1 का स्टेटमेंट है व्हेन द डिफरेंस इन वेवलेंथ इज स्मॉलर एंड सच दैट द सेंट्रल मैक्सिमम of the wavelength coincides with the first minimum of the other,
then the resultant intensity curve is as shown by the thick curve. जो resultant हमने ड्रॉ किया है मोटा जिसमें डिप बन रही है, by the thick curve, the curve shows a distinct dip in the middle of two central maximum. Thus the two wavelength can be distinguished from one another and according to Rayleigh they are said to be just resolved. ठीक है, मतलब ये जो यहां पर जो ये केस ले रहे हैं, यहां पर जहां डिप बन रही है, जहां पर ये इसका फर्स्ट मैक्सिमा जो है लैम्डा 1 का, ये लैम्डा 2 के लैम्डा 1 का जो मैक्सिमा है ये लैम्डा 2 के फर्स्ट मिनिमा को ओवरलैप कर रहा है, और लैम्डा 2 का जो मैक्सिमा है वो लैम्डा 1 के मिनिमा को ओवरलैप कर रहा है. यहां पर ये डिप बनती है, इसका जो रिजल्टेंट ये थिक लाइन ड्रॉ की गई है दैट इज द रिजल्टेंट. तो ये जब ये डिप बन रही है और ये इस केस को हम क्या बोल रहे हैं, जस्ट रिजॉल्व, और इसके लिए हम क्या है उसका रिजॉल्विंग पावर निकाल सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की. इस कंडीशन पे हम रिजॉल्विंग पावर उसकी बोल सकते हैं कि अगर ये आइडेंटिफाई हो जा रहा है तो ये भाई इसका ये रिजॉल्विंग पावर है. ठीक है, केस 2 क्या कहता है, इफ द डिफरेंस इन वेवलेंथ is such that their principal maximum are separately visible, then there is a distinct point of zero intensity in between the two wavelengths. Hence, according to Rayleigh criteria, they are said to be resolved. इस वाले केस में आप देख सकते हो कि ये क्लियरली रिजॉल्व है, मतलब यहाँ पर कोई सुपर इम्पोजिशन नहीं हो रहा है, और इसका रिजल्टेंट भी ड्रा करोगे तो ये अलग अलग जो डार्क लाइंस बनेंगी. ठीक है, जो ये थिक लाइन आप देख रहे हो ये अलग अलग बन रही दोनों के लिए. तो यहां पर इस केस को बोलते हैं रिजॉल्व. थर्ड केस है नॉट रिजॉल्व का, उसको भी पढ़ लेते हैं. व्हेन द डिफरेंस इन वेवलेंथ इज सो स्मॉल दैट द सेंट्रल मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू द टू वेवलेंथ कम स्टिल क्लोजर एज शोन इन फिगर. यहां पर ये जो दो हैं ये इतने पास आ गए हैं कि जो इनका रिजल्टेंट है वो यहां पर किसी भी तरीके का डिप नहीं बन रहा है. ठीक है, तो इस केस में देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी कर्व इज क्वाइट स्मूथ विदाउट एनी डिप. ये जो ये यहां पर जो ये रिजल्टेंट है ये बिना डिप के है. यहां पर दिस कर्व इज एज इफ देयर इज ओनली वन वेवलेंथ समवॉट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर. हेंस अकॉर्डिंग टू रेले द टू वेवलेंथ आर नॉट रिजॉल्व. तो इस केस को बोलते हैं नॉट रिजॉल्व. यहां पर आप देख सकते हो जो इंटेंसिटी है वो सुपर इंपोज कर गई है. ये जो दोनों ब्राइट स्पॉट थे यहां बिल्कुल अलग थे. यहां जस्ट रिजॉल्व का केस है कि भी यहां रिजॉल्व हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, पर यहां पर सुपर इंपोज कर गए. यहां पर बिल्कुल ये लग रहा है कि नहीं भाई दो ऑब्जेक्ट है पर दिखाई एक ही दे रहा है. तो इसको बोलते हैं नॉट रिजॉल्व केस 3 को. केस 1 इज जस्ट रिजॉल्व और केस 2 इज फुल्ली रिजॉल्व. और जो हम रिजॉल्विंग पावर निकालते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की वो केस 1 के को मानक मान के ही निकालते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रेले क्राइटेरिया. ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं. अब ठीक है, अब यहां पर एक कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हो. यहां पर दो डिफ्लेक्शन पैटर्न है. ठीक है, और ये इन डिफ्लेक्शन पैटर्न की जो मैक्सिमा है इनकी बीच की डिस्टेंस इसी को एक्स मिन लिखा गया है. ठीक है, ये जो दो डिफ्लेक्शन पैटर्न है इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके जो पीक की डिस्टेंस है इसको एक्स मिन लिखा गया है. दैट इज इस फॉर्मूले को आप एक्स मीन इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन Na. ठीक है, ये जो पूरा फॉर्मूला है एक्स मीन इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन Na. इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लो. यहां Na इज न्यूमेरिकल अपर्चर. यहां जो Na है वो न्यूमेरिकल अपर्चर है. इसको आपको ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ाया जाएगा व्हाट इज न्यूमेरिकल अपर्चर. ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ाया जाएगा कि न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है. ओके, इसको आप याद कर लो. इस पर क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई अगर आपको कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट दिया है और उसकी अगर आपको बोला जाए कि इसका आप रिजॉल्विंग पावर निकालिए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. एक्स मीन इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन Na. लैम्डा वहां पर जो उसका एवरेज वेवलेंथ है वो यूज किया गया है यहां पर लैम्डा. ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर रोक रहे हैं क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड भी होना है, और ये जो सॉफ्टवेयर हम शायद ये माइक्रोसॉफ्ट टीम ने अब रिकॉर्ड करना बंद कर दिया है. तो ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है बहुत कम ही रिकॉर्ड कर पाता है.
ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। आज मैंने आपको पढ़ाया है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन और रेले क्राइटेरियन, ठीक है, रेले क्राइटेरियन, जो रेले के 3 क्राइटेरियन हैं, और व्हाट इज द स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन एंड व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन। तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ही हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में एक टॉपिक ये भी है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, ठीक है। तो अभी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। प्रांजल, शिवम, कोई किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, तो फिर मैं इसको क्लास को बंद कर दूंगा। दीपक, सर हाँ पूछो। सर आप मिड टर्म में क्या सिलेबस दोगे? मिड टर्म में यही यूनिट देंगे जो पढ़ा रहे हैं ना। फर्स्ट यूनिट आएगी आपकी, फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी तब तक। शायद अभी आपका टाइम टेबल तो आया नहीं एग्जाम का, और मुझे लग रहा है कल 1 या 2 क्लास में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा, फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी आपकी। सर एक हाँ, सर एक बार केस 1 समझा दीजिए सर, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, ओके, मैं केस फर्स्ट एक बार आपको और समझा देता हूं। देखो यहां केस फर्स्ट में क्या है, जो यहां देखिए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो डिफ्लेक्शन पैटर्न दिए हुए हैं। डिफ्लेक्शन पैटर्न आपको मैंने जब सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन पढ़ाया था तो उसमें आपको डिफ्लेक्शन पैटर्न दिखाया था कि कैसे यहां पर एक सेंटर पे जो होती है ब्राइट फ्रिंज होती है, जैसे करस्पॉन्डिंग फ्रिंज यहां पर ये ब्राइट और डार्क के टर्म में दिया भी हुआ है। जो लैम्डा 1 है इसके करस्पॉन्डिंग एक ब्राइट फ्रिंज दी है, सेंटर पे देखिए गोल सा ब्राइट वो दिया हुआ है, और लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग में एक ब्राइट सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके चारों तरफ डार्क ब्राइट करके इस तरीके से फ्रिंजेस बनी हुई है, सर्कुलर फ्रिंजेस, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर फ्रिंज है इधर और एक सर्कुलर फ्रिंज इधर है, एक सेट ऑफ सर्कुलर फ्रिंज इधर है और एक सेट ऑफ सर्कुलर फ्रिंज इधर है। पर ये दोनों सेट जो है आपस में सुपर इंपोज हो रहे हैं। अब ये सुपर इंपोज हो गए, पर अगर आपको बोला जाए कि भाई किसी इंस्ट्रूमेंट से आपको इनको देखना है तो आप उसको क्लियरली देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट इसको रिजॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि वो इंस्ट्रूमेंट उन दोनों चीजों को, उन दोनों ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व कर पा रहा है? वो तब कर पा रहा है अगर एक जो डिफ्लेक्शन पैटर्न लैम्डा 1 है उसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो लैम्डा 2 के फर्स्ट मिनिमा, ये देखिए यहां पर जो लैम्डा 2 है, ये जो लैम्डा 1 है थोड़ा डार्क है और लैम्डा 2 थोड़ा सा फेड करके इन पीक्स बनी हुई है। तो लैम्डा 1 का जो पीक है वो लैम्डा 2 का जो डीप है ये इसको ओवरलैप कर रहा है, और यहां पर एक लाइन खींची हुई है, आप देख सकते हो एक लाइन खींची हुई है, इसकी पीक लैम्डा 1 की पीक और लैम्डा 2 के डीप को मिलाते हुए, ठीक है। उसी तरीके से जो लैम्डा 1 का डीप है, लैम्डा 1 का ये डीप है और लैम्डा 2 का पीक है, ये लैम्डा 2 का पीक है, ये देखिए यहां पर सुपर इंपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। इस कंडीशन को जस्ट रिजॉल्व कहते हैं, जब लैम्डा 1 का जो पीक है वो लैम्डा 2 के फर्स्ट मिनिमम और लैम्डा 2 का पीक लैम्डा 1 के फर्स्ट मिनिमम से कोइंसाइड करता है, और इस कंडीशन पे इन दोनों, और यहां पर जो इसका रिजल्टेंट होता है उसमें डिप बनता है। यहां पर आप देख सकते हो एक, जब इसका रिजल्टेंट हमने ड्रॉ किया है डार्क वाला तो यहां एक डिप बनता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम मान सकते हैं कि हाँ दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप कहीं से देख रहे हो, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहे हो और उस कंडीशन पे आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट क्लियरली या दोनों स्पेक्ट्रल लाइन क्लियरली रिजॉल्व दिख जाएंगी, तो आप कह सकते हो कि दिस इज द केस ऑफ जस्ट रिजॉल्व और दिस इज द रेले क्राइटेरियन। तो इस कंडीशन पे आप उस इंस्ट्रूमेंट का पावर निकाल सकते हो कि इसका रिजॉल्विंग पावर कितना होगा। इसी कंडीशन को पे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर निकालते हैं। तो दिस इज द केस 1 जस्ट रिजॉल्व, और इसी से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर निकालते हैं, और इसी को हम रेले क्राइटेरियन भी कहते हैं, जो ये फर्स्ट केस है, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है तुम्हें? अभी कुछ पूछना है? क्लियर हो गया? नो सर। क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। तो हम अभी क्या करते हैं, क्लास एंड कर रहे हैं। अभी अगर किसी को पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर हाँ पूछो। सर ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में हाँ इंटरफेरेंस पैटर्न आता है, वो तो सेम रहती है उसमें, हाँ उसमें डिफ्रैक्शन में क्यों कम हो जाती है? मतलब क्या कम, क्या 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 पूछ रहे हो, क्या कम हो जा रही है?
सर जो उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है उसमें फ्रिंज विड्थ कम होती चली जाती है, ऐसा क्यों होता है? विड्थ कम होती चली जाती है। अच्छा, जो तुम ये कह रहे हो कि जो फ्रिंजेस बन रही हैं उसकी थिकनेस कम होती चली जा रही है। यस सर। इसके लिए मैंने आपको वो मैंने एक डेरिवेशन कराया है, आप उस डेरिवेशन में देख सकते हो, मैंने निकाला भी हुआ है वहां पर किस तरीके से आप जो फ्रिंजेस की विड्थ है उसको हम कैसे निकालें, वहां कैलकुलेशन किया हुआ है आपका। ठीक है, उसी कैलकुलेशन में ही आपको क्लियरली हो जाएगा कि वहां पर थिकनेस क्यों कम होती चली जा रही है। हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न में और इंटरफेरेंस पैटर्न में जो न्यूटन्स रिंग में हमने निकाली हुई है, न्यूटन्स रिंग में भी सर्कुलर जो फ्रिंजेस है उनकी थिकनेस कम होती चली जा रही है। वहां पर भी आप न्यूटन्स रिंग में जाइए, वहां देखिए, वहां भी जो आपकी ये बन रही हैं फ्रिंजेस बन रही हैं, इनकी थिकनेस कम होती चली जा रही है जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो, दूसरी मतलब सेंटर से आउटसाइड जा रहे हो, इनकी फ्रिंजेस की जो थिकनेस है वो कम होती चली जा रही है। और डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो आपने रेले क्राइटेरिया पढ़ा है, ठीक है, यहां पर भी हमने यहां पर केवल एक फ्रिंज की थिकनेस निकाली है, और तो हमने नहीं निकाली है बहुत ज्यादा। वहां पर तो केवल सेंट्रल फ्रिंज निकाली है हमने, सेंट्रल फ्रिंज की थिकनेस निकाली है हमने रेले क्राइटेरिया उसमें फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में। एग्जैक्टली तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार मेरे को और बताओ, मैं उसको फिर आपको बताता हूं फिर देख के ना। मतलब सर जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न आता है, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें जो फ्रिंज वो पैटर्न मिलता है उसमें फ्रिंज विड्थ एकदम सेम होती है सबकी, बस इंटेंसिटी कम होती है। अरे बेटा उसमें घटती जाती है ना, आप फ्रिंज फ्रिंज दोनों कम हो जाती हैं, इक्वल ये पूछ रहा था। उसका डेरिवेशन किया हुआ है ना, आप न्यूटन्स रिंग के डेरिवेशन पे जाओ, फ्रिंजेस के जो डेरिवेशन है न्यूटन्स रिंग का, आप उसको एक बार पढ़ो जो उसमें डेरिवेशन किया हुआ है। हमने डेरिवेशन कराया भी है, सर्कुलर फ्रिंजेस का जो डेरिवेशन है न्यूटन्स रिंग का, उसका डेरिवेशन निकाला हुआ है। ठीक है, एक बार आप पढ़ो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में उसको और कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये क्लास से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सकती, अदरवाइज ये मतलब जो हमको अपलोड करनी है क्लास, और फिर ये सेंड नहीं हो पाएगी। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, ओके, गुड डे।